हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरती एजुकेशन वर्ल्ड। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम आपकी क्लास 10 की सोशल साइंस वर्कशीट नंबर 29 जिसकी डेट है 10 सितंबर 2020 उसको पढ़ेंगे और सारे प्रश्नों के उत्तर भी करेंगे। देखिए, अब इसमें समझना है हमें ग्लोबलाइजेशन के बारे में। ग्लोबलाइजेशन को हिंदी में वैश्वीकरण भी कहते हैं। बच्चों, हमने पढ़ा था पिछली बार एमएनसी कंपनी, जो मल्टीनेशनल कंपनी होती हैं, बहुराष्ट्रीय, एक से ज़्यादा देशों में जिनका क्या होता है, कई देशों में दुनिया के उत्पादन भी करती हैं, प्रोडक्शन भी करती हैं और कारोबार भी करती हैं, वो होती हैं एमएनसी कंपनी। तो एमएनसी जो कंपनी होती है ना, 2-3 सालों नहीं, 10 को होता है अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, 10 साल के समय को हम कहते हैं दशक। तो ये कह रहे हैं 2-3 दशकों से, मतलब 20-30 सालों से ज़्यादा जो एमएनसी है, मल्टीनेशनल कंपनी, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, दुनिया भर के स्थानों की तलाश में है कि दुनिया में कौन सा ऐसी जगह है जहां पे उनके उत्पादन सस्ते बनेंगे और अच्छे, मतलब उनका बिक्री होगी। तो ये देख रही हैं 2-3 दशकों से ऐसा हो रहा है। इन देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियां द्वारा निवेश बढ़ रहा है और जो ऐसे देश हैं जहाँ पे उन्हें सही चीज़ें मिल जाती हैं, हमने पढ़ा था ना पहले वर्कशीट में कि क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं किसी फैक्ट्री को लगाने के लिए, तो ये वही देखती हैं। तो वहाँ पे क्या हो रहा है, जहाँ पे ऐसी चीज़ें उन्हें जल्दी उपलब्ध मिल जा रही है, कच्चा माल मिल जा रहा है, मैन पावर मिल जा रही है, श्रमिक मिल जा रहे हैं, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, इनका विदेशी निवेश बढ़ रहा है। विदेशी निवेश मतलब पैसा मिल रहा है उन कंट्रीज़ को। आपने सुना होगा, भारत के प्रधानमंत्री भी बोलते रहते हैं कि भारत एक अच्छा देश है विदेशी निवेश करने के लिए। दूसरे लोगों को, दूसरे देशों के लोगों को वो बताते रहते हैं इस बात को। साथ ही इन देशों के बीच व्यापार भी तेज़ी से बढ़ रहा है, व्यापार भी तेज़ी से हो रहा है, क्योंकि इसकी वजह से एक कंपनी दूसरे देश में लगा रही है अपनी फैक्ट्री, दूसरी यहाँ पे व्यापार कर रही है, तो व्यापार बढ़ रहा है। अधिक से अधिक विदेशी निवेश और अधिक से अधिक विदेशी व्यापार का परिणाम है विभिन्न देशों के उत्पादन और बाजारों का एकीकरण। और ये जो ज़्यादा से ज़्यादा फंडिंग कर रहे हैं, मतलब पैसा लगा रहे हैं दूसरे कंट्री में जाके और विदेशी व्यापार कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो इसी से क्या हुआ है, जो अलग अलग देशों के जो प्रोडक्ट हैं और जो उत्पादन है और उनके बाज़ारों का एकीकरण हो गया है। तो ये होता है ग्लोबलाइजेशन, कि सारे उत्पादन मिल गए हैं, बाज़ारों का एकीकरण हो गया है। बाज़ारों का एकीकरण देखो, अगर अब भी समझ में नहीं आ रहा है तो ऐसे समझो, हम चाइना में रहते नहीं है ना, लेकिन हम चाइना के, चीन के बने हुए कितने सारे सामान यूज़ करते हैं, हमारी डेली लाइफ का हिस्सा बन गए हैं चीन के। वैसे तो आजकल हम बंद कर रहे हैं उसको, क्योंकि जो चीन की नीति हमारे लिए ठीक नहीं है, तो हमें नहीं लेना चाहिए। लेकिन मैं आपको एक उदाहरण देने के लिए बता रही हूँ कि एकीकरण हो गया, कि ज़रूरी नहीं कि हम भारत के ही प्रोडक्ट खरीदें, हम कहीं के भी, अमेरिका के कहीं के भी यूज़ करते हैं, है ना। जैसे पियर सोप यूज़ करते हैं हम अमेरिका की, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं बच्चों। तो वो क्या है, बाज़ारों का एकीकरण। चलिए अब देखते हैं विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया ही वैश्वीकरण है। जो ये अलग अलग देशों के बीच जो आपस के संबंध है ना, जो देशों के बीच के आपस के संबंध, और ये जल्दी से एकीकरण जो हो रहा है सबका, बाज़ारों का एकीकरण, कि बाज़ारों में मतलब ये चीज़ यहाँ पे भी अवेलेबल है, अमेरिका में भी अवेलेबल है, जापान में भी अवेलेबल है, तो वो क्या है, इसी को हम बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण। ठीक है। एमएनसी या बहुराष्ट्रीय कंपनियां वैश्वीकरण की प्रक्रिया में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, बहुत प्रमुख भूमिका है इनकी, क्योंकि एमएनसी कंपनी यहाँ से वहाँ लगेंगी कैसे, विभिन्न देशों के बीच अधिक से अधिक वस्तुओं, सेवाओं, निवेश और प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान हो रहा है, कि अलग अलग देशों के बीच चीज़ें जा रही हैं, सेवाएं ली जा रही हैं, फंड लग रहा है और इंडस्ट्रीज़ लग रही हैं। तो वो कैसे लग रही है, एमएनसी के द्वारा ही लग रही है। मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, वो जाती हैं, जैसे भारत की कंपनी एक अमेरिका में प्लांट लगाना चाहे और एक लगाना चाहे किसी भी दूसरे देश में, मान लो बांग्लादेश में लगाना चाहिए, किसी दूसरे कंट्री में, तो क्या होगा, यहाँ से लोग वहाँ पे हम फंड भी लगाएंगे, इंडस्ट्री भी लगाएंगे, अपनी वस्तु और सेवाएं भी एक दूसरे के बीच जाएंगी, तो इससे क्या होगा, एक दूसरे के बीच आदान प्रदान हो रहा है। दुनिया के अधिकांश क्षेत्र कुछ दशक पहले की तुलना में एक दूसरे के निकट संपर्क में है। तो ये तो होता ही है, जब हम वहाँ पे आ रहे हैं, जा रहे हैं, अपना सामान लगा रहे हैं, वहाँ के लोग यहाँ आ रहे हैं, तो एक दूसरे से निकट संपर्क में तो है ही।
इनके अलावा देशों के बीच लोगों की आवाजाही भी हुई है। हाँ, ये तो हो गई। अगर ऐसा होगा तो लोग आएंगे जाएंगे भी। आप देखो ना, पहले अगर एक किसी को सुन लिया कि कोई विदेश गया है तो शोर मच जाता था, अरे भाई विदेश गया, आसपास के गाँव में भी, उस गाँव में तो छोड़ो, लेकिन आज पड़ोस का ही कोई लड़का जाता है, कोई कंपनी में काम कर रहा हो, या फिर किसी हमारे पड़ोस में कोई दीदी हैं, वो बहुत अच्छी कंपनी में काम करती हैं, तो पता चलता है कि वो तो हर महीने विदेश घूम के आती हैं। तो ऐसे आजकल ये चीज़ बढ़ गई है एक दूसरे के देशों में। ठीक है, अब देखते हैं वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक कौन कौन से हैं, किस वजह से जो वैश्वीकरण है इतना ज़्यादा हो गया है। देखो, सबसे पहले हम देखते हैं प्रौद्योगिकी में जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं उनमें सुधार हुआ है। कौन कौन सी में? सबसे पहली तो दी है इन्होंने परिवहन प्रौद्योगिकी, इसमें तेज़ी से सुधार आया है। जो आने जाने के साधन है, जो हमारे प्लेन है, हवाई जहाज़ है, मतलब हवाई जहाज़ कह लो या पानी के जहाज़ कह लो, शिप्स, और या फिर आपकी ट्रेन्स कह लो, बुलेट ट्रेन वगैरह आ गई हैं, तो लंबी दूरी कम लागत में कर लेते हैं। पहले अगर हमें प्लेन से यात्रा करनी है, बहुत मोटा पैसा लगता था, लेकिन वो भी कम हो गया है अब, है ना। तो इससे क्या हुआ है, ये चीज़ें जो हैं हमारे पास, इससे क्या होगा, वस्तुओं की तेज़ी से आपूर्ति हो जाती है। मतलब यहाँ से कोई सामान वहाँ पे भेजना है तो आराम से चला जाता है, क्योंकि इस इंडस्ट्री में सुधार आया है। ठीक है, इसमें अब हमारे लिए कोई दूर नहीं रह गया, चाहे अमेरिका हो, यहाँ अब बैठेंगे शाम को अमेरिका में होंगे, तो ये चीज़ होती है। तो इस वजह से क्या हो गया, ये चीज़ें संभव हो पाई हैं। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी में भी तेज़ी से सुधार हुए हैं। मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन हो, यहाँ से तुरंत वहाँ पहुँच जाती है ना। तो इस इंडस्ट्री में ज़्यादा सुधार आए हैं, ज़्यादा फ्लेक्सिबल हुए हैं। तो इस वजह से क्या हुआ है, जैसे हम यहाँ पे लैपटॉप चलाएंगे और मेल भेज देंगे, तुरंत पहुँच जाएगी, चाहे कोई सा भी देश हो, 7 समुंदर पार। तो इससे भी क्या है, सेवाओं के उत्पादन को फैलाने में एक प्रमुख भूमिका निभाई है ना। और तीसरा क्या है, दूरसंचार सुविधाएं। दूरसंचार सुविधाएं में जैसे टेलीग्राफ है, मोबाइल फ़ोन है, फैक्स है। यहाँ से एक फैक्स करो, यहाँ पे एक कॉपी डालो मशीन में, दूसरे देश में निकलती जाके। तो इससे भी क्या हो गया है, जो दूर दराज के इलाके हैं वहाँ पे भी आराम से कोई भी इन्फॉर्मेशन पहुँच जाती है। और इससे भी क्या हुआ है, हमारी जो वैश्वीकरण है इनको बढ़ावा मिला है। ठीक है, ये 3 चीज़ हो गई। अब देखो, विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश नीति का उदारीकरण हुआ है। मतलब पहले जो विदेशों में पैसा, देखो ये आपकी वर्कशीट ना बहुत ही छोटा फ़ॉन्ट दे रहे हैं, देखना, इसको 2 में भी कर सकते हैं, लेकिन इसका देखो फ़ॉन्ट ठीक है, फिर भी इधर ये फ़ॉन्ट ठीक है इस साइड, और इस साइड देखो कितना छोटा है। कोई बात नहीं, मैं आपको लिंक दे दूंगी, आप समझ लो, उसमें से देख लेना क्या लिखा है, आपको समझ आ जाएगा। देखो, सरकार ने बाधाएं लगा रखी थी पहले, प्रतिबंधों को हटाना उदारीकरण के रूप में जाना जाता है। मतलब जो बहुत सारे रूल रेगुलेशन लगा देते हैं कि ऐसा होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, तो उससे क्या होगा, उसको अगर हटा देते हैं कि नहीं अब ये ऐसा रूल नहीं है, आप कर सकते हैं, तो वो उसको क्या बोलते हैं, उदारीकरण, कि थोड़ा उदार हो गए, इतना स्ट्रिक्ट नहीं है। आयात पर कर व्यापार अवरोधक का एक उदाहरण है। कोई चीज़ हमें मंगानी है तो उस पर टैक्स वगैरह लगते हैं, बहुत सारे टैक्स लगते हैं। तो टैक्स लगने की वजह से, क्योंकि उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है, तो लोग मंगाते नहीं हैं उसको। तो ये एक अवरोधक है, मतलब एक रिस्ट्रिक्शंस है, उसको लाने से रोकते हैं हमें कि नहीं वहाँ से मंगाएंगे तो बहुत महंगा होगा। विदेशी व्यापार में यद्यपि या कमी के लिए व्यापार अवरोधों का उपयोग कर सकते हैं, यह तय करने के लिए कि किस प्रकार का माल कितना प्रत्येक देश में आना चाहिए। मतलब ये भी एक उनकी एक रिस्ट्रिक्शन है, एक हर्डल है, एक परेशानी है कि क्या है कि क्या करती हैं कंट्रीज़, देश क्या करते हैं, ये कर देते हैं कि भाई ये माल कितना माल आना चाहिए, कौन सा माल कितना आना चाहिए, क्या आना चाहिए। तो ये भी क्या है, ये रोक लगा देते हैं, भाई इतना आ गया, वो नहीं आएगा, तो क्या होगा, फिर नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो अब इसका उदारीकरण हुआ है, कैसे हुआ, अब आगे आएगा, आप आगे देखो। सरकार उन वस्तुओं की संख्या पर भी सीमा लगा सकती है जिन्हें आयात किया जा सकता है, उसे कोटा के नाम से जाना जाता है। ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो सरकार क्या करती है कि इससे ज़्यादा नहीं आएगी, भाई इतनी आएंगी, 500 आएंगी, 500 से ज़्यादा नहीं आएंगी, 5000 आएंगी, इससे ज़्यादा नहीं आएंगी। तो उससे भी क्या होता है,
जिन्हें हम मंगाते हैं दूसरे कंट्री से, इसे कोटा के नाम से जाना जाता है, इसको बोलते हैं कोटा। तो इससे भी क्या होता है, ये अवरोध उत्पन्न करती है। किसी चीज़ को हम मंगाएंगे तो कैसे मंगाएंगे, अगर उसकी संख्या मतलब इतनी पहले ही मंगा चुके हैं तो नहीं आएगी। तो अब और देखो और क्या है, भारत सरकार ने आज़ादी के बाद देश के भीतर जो उत्पाद बन रहे हैं, क्या करा था जब हमें आज़ादी मिली, जिससे हमारे जो प्रोडक्ट हैं जो हमारे इंडिया में बन रहे हैं उनको ही लोग यूज़ करें। अगर बाहर से आ जाएंगे तो फिर क्या होगा, हमारे प्रोडक्ट यूज़ नहीं होंगे। तो भारत सरकार ने क्या किया था कि जिससे उन कंपटीशन में ना आ सके, विदेशी प्रोडक्ट ना आ सके हमारे यहाँ, तो विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश में अवरोध लगा दिए थे, मतलब रिस्ट्रिक्शंस लगा दी थी कि ये नहीं आएंगे। लेकिन 1991 में के आसपास 1991 में 1991 में सरकार ने ये निर्णय ले लिया कि अब जो भारत के प्रोडक्ट हैं उन्हें कंपटीशन में भेजा जा सकता है। मतलब अब 4 चीज़ें होंगी, एक मतलब कोई भी चीज़ें होंगी, कितनी भी चीज़ें हो, कंपटीशन आ गया। मतलब एक भारत की भी है, अमेरिका की भी है, जापान की भी है, रसिया की भी है, जिसका जो मन करेगा वो लेगा। अब कंपटीशन है, जिसकी बेहतर क्वालिटी होगी या जो जिसको अच्छा लगेगा वो लेगा, है ना। अब देखिए, वस्तुओं को अब आसानी से आयात और निर्यात किया जा सकता था। अब क्या हुआ, जब इन्होंने 1991 में उदारीकरण की नीति बना दी तो अब आसानी से आयात भी कर सकते हैं, निर्यात भी कर सकते हैं। विदेशी कंपनियां यहाँ अपने कारखाने भी लगा रही है क्योंकि उनको भी छूट दे दी है। व्यवसाय को अब स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने की अनुमति है कि वो क्या आयात या निर्यात करने चाहते हैं। जो प्रोफेशनल हैं उनको वो क्या मंगाना चाहते हैं, क्या भेजना चाहते हैं, उनको मतलब काफ़ी छूट दे दी गई है। उनको परमिशन है कि वो जो मंगाना चाहे मंगा ले, जो भेजना चाहे यहाँ से निर्यात करना चाहे वो निर्यात कर ले। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, इससे भी वैश्वीकरण में के सुधार आया है, ग्लोबलाइजेशन हुआ है इससे भी। विश्व व्यापार संगठन की भूमिका भी है इसमें। विश्व व्यापार संगठन क्या है, जो हमारा WTO है ना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो वो ऐसा संगठन है, उसका एक काम होता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना, कि किसी भी देश में जाके कोई व्यापार कर सके, वो ईजी बनाना उसको। विश्व व्यापार संगठन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संबंध में बहुत सारे रूल्स बनाता है और देखता है कि नियमों का सब पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, है ना। तो ये काम होते हैं इसके WTO के। तो इससे भी फ़ायदा मिला है ना, क्योंकि वो नज़र रखता है कि कोई काम कर रहे हैं, नहीं तो उससे क्या होता है, सही रूल बनते हैं और सही उनका पालन करते हैं। लेकिन फिर भी क्या होता है, हालांकि विश्व व्यापार संगठन सभी को मुक्त व्यापार की अनुमति देता है कि भाई सब मुक्त व्यापार करेंगे, कोई कहीं पे भी जाके कर सकता है, कैसे भी कर सकता है। लेकिन सच ये है, व्यवहार में अगर प्रैक्टिकली देखा जाए, ये देखा जाता है जो विकसित देश होते हैं ना, जो अमीर देश हैं, जैसे अमेरिका, जापान, ये देश हैं, ये क्या करते हैं, गलत तरीक़ों से एक कोई रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं, कुछ ना कुछ गलत मिसयूज़ करते हैं उस चीज़ का, और ऐसा जैसे WTO कहता है उन नियमों की धज्जियां उड़ाते हैं, मतलब उनका पालन नहीं करते। ठीक है, तो ये इन्होंने 3 फैक्टर बताए हैं किस वजह से जो वैश्वीकरण हुआ है। एक तो प्रौद्योगिकी के कारण, विदेशी व्यापार को और विदेशी निवेश नीति में उदारीकरण, और विश्व व्यापार संगठन की भी उसमें अहम भूमिका है। ठीक है, चलिए आप देख लेते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स बच्चों फटाफट से। दुनिया के अधिकांश क्षेत्र कुछ दशकों पहले की अपेक्षा में एक दूसरे के निकट संपर्क में है। आपको क्या लगता है ऐसा क्यों हुआ है? तो इसका आंसर आप ये लिख देंगे बच्चों। ठीक है, दुनिया के अधिकांश देश कुछ दशकों पहले की अपेक्षा अब एक दूसरे के संपर्क में है, इन निम्न कारणों से हुआ है। तो क्या कारण है उसके आप ये लिख देंगे। देखिए, परिवहन प्रौद्योगिकी में सुधार आया है, विदेश व्यापार और विदेश निवेश नीति का उदारीकरण हुआ है, विश्व व्यापार संगठन की भूमिका जिसने सभी देशों को मुक्त व्यापार की अनुमति दी है। वो जो तीनों हैं, तीनों थे ना ये, तो तीनों यही इसका आंसर है। ये वाला जो कॉलम था आपका ये। ठीक है, ये आप इसका आंसर। अब इसके आंसर आप फटाफट देखो। स्वतंत्रता के बाद ये वाला जो दूसरा क्वेश्चन है, इसका आप, क्योंकि मैंने समझा तो दिया ही आपको अच्छे से, ये आपको इसका आंसर लिखना है। जो दूसरे क्वेश्चन का आंसर आप इस तरीके से लिखेंगे बच्चों, ये। ठीक है, ये हो गया आपके दूसरे क्वेश्चन का आंसर। ओके, अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है। तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है, वृंदा का एक उदाहरण देके पूछा है कि इतने रुपए हैं उसके पास, कैसी गुणवत्ता की ट्रेन उसके उपलब्ध है। तो ये इसका आंसर आप बच्चों इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, कि भारत सरकार द्वारा आयातित टॉय ट्रेन पर
कर लगा देने से आयातित ट्रेन का मूल्य इतना हो गया, जिससे वृंदा अब भारत की ट्रॉय ट्रेन को 350 में खरीदेगा। भारत सरकार आयातित खिलौनों पर 50% कर लगा देने से भारतीय खिलौना निर्माताओं को अपना उत्पादन उसी कीमत पर बेचने में आसानी होगी। ये इसका आंसर लिखना है आपको तीसरे का, ठीक है। अब देख लेते हैं फोर्थ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे। फोर्थ क्वेश्चन है गौरांग एक युवा है। इसमें भी आपको इसे पढ़ना, क्वेश्चन को एक एग्जाम्पल दिया है कि इसको कैसे शुरू कर सकता है। तो आप इसका आंसर इस तरीके से लिखेंगे। गौरांग आदिवासियों द्वारा बनाई गई सुंदर टोकरियों को ICT का उपयोग करके आदिवासियों द्वारा बनाई गई टोकरियों को टेलीग्राफ, मोबाइल फोन, दूरसंचार, इंटरनेट के माध्यम से बनी हुई टोकरियों को शहर में दिखा सकता है तथा उनसे व्यापार के लिए संपर्क कर सकता है। क्योंकि इतनी सारी सुविधाएं हैं तो गौरांग इन सारी सुविधाओं का फ़ायदा ले सकता है और अपनी टोकरियों को बेच सकता है। ठीक है बच्चों, तो ये थी आज की आपकी वर्कशीट 29। अगर आपको मेरी वीडियो से हेल्प मिली है और जो मैंने आपको डिटेलिंग करी है इस कंटेंट की आपको समझ में आई है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और अपने सारे स्टडी रिलेटेड ग्रुप में भेजना जिससे दूसरों को भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। थैंक यू बच्चों।